हेलो स्टूडेंट्स, ये टॉप 10 सीरीज का पार्ट 3 है और आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो इसका हम पहला क्वेश्चन और इस टॉप 10 सीरीज का 21वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम। दूसरा ऑप्शन दिया है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दिया है वोल्ट प्रति मीटर और चौथा ऑप्शन दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालने के लिए हम जानते हैं कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई बराबर वो होता है E इंटू ए। तो यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो F अपॉन क्यू होता है और ये एरिया है यहाँ A। तो F का मात्रक होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और बटे Q का यहाँ मात्रक होता है कूलाम। तो इस विद्युत फ्लक्स फाई का जो मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम बनेगा। तो अतः इसका विकल्प चौथा जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है। यहाँ पहला विकल्प दिया है कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर। दूसरा है कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर। तीसरा विकल्प है कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर और चौथा विकल्प है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर। तो हम जानते हैं कि धारामापी की जो सुग्राह्यता होती है उसका फॉर्मूला होता है S बराबर एन बी ए अपॉन सी। तो ये जो सुग्राह्यता है ये फेरों की संख्या के भी समानुपाती होती है क्योंकि सी यहाँ कांस्टेंट है, और ये चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है तथा क्षेत्रफल के भी समानुपाती होती है। यदि फेरों की संख्या बढ़ेगी तो भी सुग्राह्यता बढ़ेगी तथा यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी तो भी सुग्राह्यता बढ़ेगी और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भी सुग्राह्यता बढ़ेगी। तो यहाँ दिया है कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, तो ये तो गलत है क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने पर कुंडली की सुग्राह्यता बढ़ती है। कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, तो यदि फेरों की संख्या घटाएंगे तो सुग्राह्यता घटेगी, लेकिन यहाँ वृद्धि पूछी गई है तो ये भी गलत है। और कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, तो हाँ कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी सुग्राह्यता बढ़ती है, अतः इसका विकल्प 3 जो है सही होगा। चौथा विकल्प था चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर, तो ये इसके समानुपाती होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाया जाएगा तो उसके साथ साथ सुग्राह्यता भी घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, एक आदर्श पीएन संधि के अग्रदिशिक बायस एवं पश्चदिशिक बायस की दशा में प्रतिरोध क्रमशः होंगे अनंत एवं शून्य। दूसरा विकल्प है परिमित एवं शून्य। तीसरा विकल्प है शून्य एवं परिमित और चौथा विकल्प है शून्य एवं अनंत। तो यहाँ क्रमशः पूछे गए हैं। तो पहले ये अग्रदिशिक यानी फॉरवर्ड बायसिंग है और दूसरा पश्चदिशिक यानी रिवर्स बायसिंग है। एक आदर्श पीएन संधि की बात की जा रही है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम जानते हैं यदि आदर्श पीएन संधि होगी तो ये पूरी तरह एक कंडक्टर हो जाएगी, यानी एक चालक की तरह व्यवहार करेगी। और एक आदर्श चालक यदि होता है तो उसमें प्रतिरोध बिल्कुल नगण्य यानी शून्य के बराबर होता है। तो पहले बार में यहाँ जो शून्य दिया है ये इन दोनों विकल्प में दिया है, तो 3 या चौथे में से कोई सही होगा। ये दोनों तो यहाँ गलत हैं। अब पश्चदिशिक में जब भी पीएन संधि होती है तो ये पूरी तरह से एक विद्युत रोधी या इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगी, और यदि ये आदर्श है तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध इतना अधिक होगा
कि यहाँ पूरी तरह से इंसुलेटर है, तो इसका प्रतिरोध यहाँ पर हम अनंत मानेंगे। तो यहाँ इस दोनों में से यहाँ अनंत दिया है, अतः विकल्प इसका 4 जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द्रव्य तरंगों के संबंध में सत्य कथन है। द्रव्य तरंग यानी मैटर वेव्स की बात की जा रही है इस प्रश्न में, और हम जानते हैं कि मैटर वेव की जो तरंग दैर्घ्य होती है उसका फॉर्मूला होता है h/p। और इसमें पहला विकल्प दिया है यह विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, दूसरा विकल्प है यह यांत्रिक तरंगें हैं, तीसरा विकल्प है इन तरंगों की तरंग दैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती है, चौथा विकल्प है द्रव्य तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि जो लैम्डा है यानी जो इसकी तरंग दैर्घ्य है ये प्रोपोर्शनल होती है इसके मोमेंटम के, एंटी प्रोपोर्शनल होती है इसके मोमेंटम के। और या ये कह सकते हैं कि जो मोमेंटम यानी जो संवेग है ये बराबर होता है m × v के। तो ये तरंग दैर्घ्य जो है एक तो इस कण के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है और कण के वेग v पर निर्भर करती है, और इस फॉर्मूले में कहीं भी नहीं है कि ये आवेश पर निर्भर करती है, अर्थात इसका जो विकल्प 3 है ये सही विकल्प है। इन तरंगों की तरंग दैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। प्रश्न संख्या 25, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं एक स्थिर आवेश द्वारा, एक नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, विकल्प 3 है यहाँ एक त्वरित आवेश द्वारा, और विकल्प 4 है अनावेशित कण द्वारा। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई कण जो है एक्सीलरेटेड होता है यानी त्वरित होता है तो वो क्या करता है, वो अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जो है रिलीज करता रहता है। अपनी एनर्जी यहाँ वो रिलीज करता है जब वो त्वरित होता है। तो इसका जो विकल्प 3 है एक त्वरित आवेश द्वारा यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उत्पन्न करेगा। तो विकल्प 3 जो है इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 26, प्लांक नियतांक की विमा समान है। तो जो प्लांक नियतांक है इनमें से वो किसके समान होगा, तो उसकी विमा भी उसी के समान होगी। हम जानते हैं कि प्लांक नियतांक के लिए एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी फोटोन की जो एनर्जी है वो h न्यू के बराबर होती है। यहाँ h जो है प्लांक कांस्टेंट है, तो प्लांक कांस्टेंट बराबर होता है एनर्जी बटे न्यू के, और एनर्जी जो है बराबर होती है वर्क के, और न्यू जो है बराबर होता है 1/टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वर्क होता है हमेशा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये टी यदि ऊपर जाएगा तो ये इनटू हो जाएगा यहाँ पे टाइम। तो इसकी जो विमा होगी प्लांक नियतांक की, ये फोर्स यानी बल, डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, और टाइम, इन तीनों के गुणनफल वाले विमा के बराबर आएगी। तो यहाँ जो विकल्प 4 दिया है बल गुणा दूरी गुणा समय, यही विमा जो है इस प्लांक नियतांक के विमा के समान आएगी। क्वेश्चन नंबर 27, जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता। हम जानते हैं कि जब भी कोई शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम या सिलिकॉन होता है तो उसकी आखिरी जो संयोजी सेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि इनके बीच में कोई अशुद्धि के रूप में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, त्रिसंयोजी मिलाई जाएगी तो एक यहाँ पे होल्स रह जाएगा, क्योंकि 4 पड़ोसी जो परमाणु हैं वो इसके साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, और ये इसके पास आखिरी सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 के साथ सहसंयोजी बंध बना लेता है, परंतु एक जो है खाली रह जाता है जिससे यहाँ होल क्रिएट हो जाता है।
और यदि यह अशुद्धि पंच संयोजी होती है तो यहाँ इस होल्स के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है और दोनों ही चार्ज कैरियर होते हैं। दोनों से ही अर्धचालक की चालकता में वृद्धि होती है। तो यदि हम अपमिश्रण करते हैं किसी भी अशुद्धि का तो क्या होता है कि अर्धचालक की जो चालकता है वो बढ़ जाती है। तो इसका विकल्प जो है 2 ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। नंबर 2, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। नंबर 3, अमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। और नंबर 4, अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए परंतु इसको धारामापी के प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध हमेशा हाई होता है तथा इसे हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। और जो अमीटर है इसका प्रतिरोध जो है बहुत ही निम्न होता है और इसको हमेशा जो है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो इसमें पूछा है कि इसमें विकल्प 2 जो दिया है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, ये एकदम सत्य है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा अधिक होता है तथा अमीटर का प्रतिरोध हमेशा कम होता है तथा वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है परिपथ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे यह अधिक गर्म नहीं होता है, यह अधिक धारा नहीं लेता है, यह अधिक धारा नाप सकता है, यह मापी जाने वाली धाराओं में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। तो इसका जो विकल्प 4 है ये एकदम सही है। यदि नेट प्रतिरोध जितना कम होगा अमीटर उतनी ही अच्छी माप देगा हमें। तो इसीलिए हम जब कभी भी अमीटर लगाते हैं तो अमीटर का प्रतिरोध हमेशा न्यूनतम यानी 0 के बराबर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, चांदी का परावैद्युतांक होता है। तो हम जानते हैं कि चांदी एक धातु है और जितनी भी धातु होती हैं यदि उनको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उनके अंदर का जो वैद्युत क्षेत्र है वो 0 होता है और यदि वैद्युत क्षेत्र 0 होता है तो ऐसी धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो हमेशा अनंत होता है। तो इसका विकल्प 4 जो है सही होगा।